हाय गाइस, हेलो, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, वेरी वार्म वेलकम। आज तारीख है 23 और पराक्रम दिवस है। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस को याद करते हुए आज की करते हैं हम लोग शुरुआत। तो देखिए, पहली न्यूज हमारे पास क्या आती है। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, ये यूएस के 47वें राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं, 47वें राष्ट्रपति चुने गए। और ये उन चुने हुए राष्ट्रपतियों में से एक हैं जिनके 2 कार्यकाल हो रहे हैं। देखिए, इनका एक कार्यकाल 45वां कार्यकाल भी इन्हीं का था और इसके बाद 46 कार्यकाल में आए जो बाइडेन और 47वें में फिर से ये आ गए। तो ऑल्टरनेट लेवल पे 2 कार्यकाल होना ये बड़ी चीज है। एंड 47 प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स बन गए हैं। जब इन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह लिया तो इसमें कई इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें बोली। इनका कहना था कि ये काफी सारी ऐसी चीजें ये बैन कर देंगे जो अभी तक हुआ करती थी, उनको ये बैन कर देंगे। जैसे इन्होंने बोला कि देखिए, ऐसा है, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि हम लोग तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ नहीं लगाते हैं, बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगाते हैं, लेकिन वो लोग हमारे वहां बहुत ज्यादा टैक्स लगाते हैं। अब हम भी उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू करेंगे। आपको एग्जांपल देता हूं। होता क्या है, जैसे बहुत सारा इंडियन ऑटोमोबाइल, अगर मान लीजिए इंडिया की कोई भी गाड़ी, चाहे बुलेट हो गई या कोई कार हो गई, अगर यूएस में बिकने जाती है ना, तो उसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा टैक्स नहीं लगता है। लेकिन यूएस की अगर कोई चीज इंडिया आती है तो उसके ऊपर बहुत टैक्स लगता है। एग्जाम्पल देते हैं आपको। आज आप देखिए, इंडिया में आज तक टेस्ला नहीं आ पाई। अगर टेस्ला इंडिया में आएगी ना, तो टेस्ला की गाड़ी अगर आपको इंडिया में लानी है तो आपको 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है, टेस्ला की गाड़ी बहुत महंगी नहीं होती। इंडिया में आपको क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि इंडिया में अननेसेसरी की महंगी होती है। क्यों? टेस्ला की गाड़ी मात्र तो नहीं है, लेकिन 35-40 लाख, आपको यूएस में 30 लाख रुपए में टेस्ला की गाड़ी मिल जाएगी। इंडिया में आपको गाड़ी पता है कितने की मिलेगी? एक तो इंडिया में आते ही क्या होता है, 100% इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। माने 30 लाख के ऊपर 30 लाख रुपए टैक्स देना पड़ेगा आपको। 30 लाख रुपए का टैक्स, वो सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी है। तो ये हो गया 60 लाख। अब 60 लाख के ऊपर अब आपको इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा 25% का, तो 15 लाख और हो गया 75 लाख। अब आपके ऊपर इसके ऊपर 22% का सेस देना पड़ेगा। तो अब कुल मिला के कितना हो गया? ये हो गया 88 से 90 लाख। 30 लाख की गाड़ी 90 लाख में क्यों लेगा भाई? कोई 30 लाख पे 60 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता है। तो इनका ये कहना था। और इसी प्रकार से देखिए, एक और बताता हूं आपको। हार्ले डेविडसन, आपने नाम सुना होगा। आप चली गई इंडिया से, क्यों चली गई? हार्ले डेविडसन की मोटरसाइकिल्स के ऊपर 100% टैक्स लगता था। माने गाड़ी होती थी, बाइक होती थी 4 लाख की, लेकिन इंडिया में वो बिकती थी 8 लाख की। क्यों? 8 से 9 लाख की, क्योंकि उसके ऊपर 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, क्योंकि वो यूएस की कंपनी थी। तो उनका यही कहना था कि देखिए भाई, बाकी कंट्रीज जो है वो तो हमारे सामान के ऊपर तो वो 100% टैक्स लगाते हैं, लेकिन हम लोग उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाते हैं। तो हम इसके लिए एक एक्सटर्नल रेवेन्यू हम एक यूनिट बना देंगे, एक्सटर्नल रेवेन्यू सिस्टम, एक अलग यूनिट ऑफिस बना देंगे, जो कि अब हर सामान जो बाहर से आता है उसके ऊपर, जो इंडिया वगैरह और चाइना और एशिया से जितना सामान आता है, इनफैक्ट सभी कंट्रीज से, उसके ऊपर हैवीली टैक्स करेगा। तो इससे नुकसान किसको होगा? जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं। अब वो बहुत ज्यादा सामान यूएस नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि जल्दी अच्छा खासा मोटा टैक्स लगने वाला है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक बड़ी चीज ये बोली कि देखो, ऐसा है, आज के बाद ना ये हमने सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है, लड़का लड़की, खत्म कहानी। मेल फीमेल, बोले ये ट्रांसजेंडर, बोले ये लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, क्यूअर, ये सब हमें कुछ नहीं पता। एक ही बात है, मेल फीमेल, खत्म कहानी। आप इन्हीं दोनों जेंडर में से कुछ हो सकते हैं, तीसरा आप कुछ नहीं हो सकते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला, देखो ऐसा है कि इस समय तक यूएस में क्या है ना, बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए, बहुत सारे, ईरान से, इराक से और सीरिया से, लीबिया से, बहुत सारे, इन सब जगहों से बहुत सारे माइग्रेंट्स वहां चले गए हैं। और अफ्रीका से। अब वो अपने हक की डिमांड करते हैं, नहीं हमको भी ये राइट चाहिए। उन्होंने वहां पर इलीगल, बहुत ज्यादा, जितना इलीगल काम होता है मैक्सिमम माइग्रेंट्स कर रहे हैं। तो अब उन्होंने बोल दिया माइग्रेंट्स को रोक देंगे, अब हम उनको अपने वहां आने ही नहीं देंगे। इन्हीं माइग्रेंट से यूरोप भी परेशान है, बहुत परेशान है यूरोप इस समय। यूरोप पूरा जल रहा है इन्हीं माइग्रेंट्स की वजह से। तो इंडिया ने अच्छा किया, बांग्लादेश को रोक रखा है, बांग्लादेशियों को आने से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पॉलिसी रखी हुई है अभी। अच्छा, खैर, फिर इन्होंने क्या बोला, बोले देखिए ऐसा है, जितने भी लोग ड्रग्स हमारे वहां बेचते हैं ना, जो ड्रग माफियाज हैं, और वो सब वही माइग्रेंट्स हैं, हम उन सबको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे देंगे। माने जैसे हम टेररिस्ट से निपटते हैं ना, उसी प्रकार से हम ड्रग माफियाज से निपटेंगे। ये बहुत अच्छी अच्छी खबरें दी हैं। फिर मैक्सिकन बॉर्डर के ऊपर, मैक्सिको से बहुत सारे लोग आते हैं। कैसे आते हैं समझिएगा। मैक्सिको में इतनी सिक्योरिटी है नहीं, तो लोग जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट यूएस नहीं जाते हैं, वो मैक्सिको जाते हैं। और मैक्सिको का बॉर्डर बहुत लंबा पड़ता है यूएस के साथ में, तो मैक्सिको बॉर्डर क्रॉस करके यूएस पहुंच जाते हैं इलीगली। तो होते मैक्सिको का नहीं है वो होते
सब इधर के हैं, कनाडा और मेक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करके यूएस जाते हैं, तो बोला कि हम वहां इमरजेंसी लागू कर देंगे मेक्सिको बॉर्डर के ऊपर, मतलब इतना कड़ा पहरा रहेगा कि इमरजेंसी जैसा पहरा रहेगा, तो अब कोई आ नहीं पाएगा। तो ये सारी कुछ मुख्य मेजर जो घोषणाएं हैं वो ये रहेंगी। ठीक, एक और बता दूं आपको, गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है, जिसका नाम अभी तक गल्फ ऑफ मेक्सिको था, उसका नाम बदल करके गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद पनामा कैनाल। पनामा कैनाल जो है, देखिए इन्होंने पनामा एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका में, उनको दी थी यूएसए ने, और पनामा ने क्या किया, उसको चाइना को दे दिया कि आप लोग, उसको लीज पे दे दिया कि आप लोग ऑपरेट करिए। तो अब यूएस पनामा कैनाल को वापस ले लेगा पनामा से, बोलेगा अब हम खुद ऑपरेट करेंगे, हमने तुम्हें चाइना को देने के लिए नहीं दी थी। तो काफी बोल्ड सा इन्होंने उठाया है। हाँ, बहुत खुशी की बात नहीं है इंडियंस के लिए, क्योंकि देखिए कुछ सिटीजनशिप रूल्स भी चेंज हो रहे हैं। जो ऐसा होता था ना, इंडियन कपल्स जाकर के यूएस में बस जाते थे और फिर उनका बच्चा होता था, तो अभी तक एक लॉ चलता था कि अगर कोई भी बच्चा ना यूएस की सॉइल पे पैदा हुआ है तो उसको यूएस सिटीजन माना जाएगा। अब ऐसा ये बदल रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई इंडियन बच्चा या कोई भी कंट्री का बच्चा वहां पैदा होता है तो अपने आप ही उसको सिटीजनशिप नहीं मिल जाएगी। तो ये काफी सारे लॉज में परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी यूएस शिफ्ट हुआ है और यूएस से ये न्यूज देख रहा है तो थोड़ी सी नुकसान की बात है। अगर इनके बनने से पहले अगर आपके बच्चे होते और वो यूएस, तो उनको यूएस सिटीजनशिप मिल जाती, अब नहीं मिलेगी। अब रूल्स में बदलाव होने जा रहा है। वो बदलाव क्या है वो समय से पता चलेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हो गए? 47 नंबर के प्रेसिडेंट हो गए। फिर एक बात बताएंगे, क्या कार्यकाल होता है यूएस प्रेसिडेंट का? 4 वर्ष होता है। 4 इयर्स का कार्यकाल होता है, 5 इयर्स का नहीं होता। जैसे इंडिया में 5 साल होता है, यहां 4 इयर्स होता है। ठीक है, अच्छा फिर देखेंगे, इंडिया जो है वर्ल्ड 7 लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है। देखिएगा, तो कॉफी में ना हमारे वहां पर कॉफी कहां पर प्रोड्यूस होती है? सबसे ज्यादा कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, उसमें भी सबसे ज्यादा होती है कर्नाटका में, सबसे कम तमिलनाडु में, इसी ऑर्डर में होती है। तो हमारे वहां ना कॉफी, हम 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गए हैं पूरी दुनिया के। और इसमें हम देखिए कॉफी की ना 3 वैरायटी होती है, अरेबिका, रोबस्ता, लाइबेरिका। हमारे वहां सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होती है जानते हैं? अरेबिका सबसे अच्छी, उससे बेकार होती है रोबस्टा, और उससे बेकार होती है लाइबेरिका। हमारे वहां जो बनती है वो सबसे अच्छी वैरायटी बनती है अरेबिका। और हम क्या करते हैं, तो हम अपनी कॉफी को बेचते हैं। कैसे? हम उसको कंट्रीज को बेचते हैं। जैसे हम ये देखिए इटली को बेचते हैं, बेल्जियम को बेचते हैं, रशिया को बेचते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, ये बेल्जियम और इटालियन कंपनीज क्या करती हैं, उसको खूब बढ़िया बढ़िया डब्बे में पैक करती हैं। उसके बाद डालते हैं ओरिजिनल इटालियन कॉफी और ये ओरिजिनल बेल्जियम कॉफी। और उसके बाद क्या करती हैं, वो इंडिया में वही कॉफी जो मान लीजिए 50 रुपए में उन्होंने खरीदी है, उसको अच्छी सी पैकेजिंग करके, प्रीमियम पैकेजिंग के साथ में हमारे यहां बेचती है और लेते हैं बेल्जियम कॉफी, और वो हम 600 रुपए में खरीदते हैं। अब क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअल में यार जितना एक्सपोर्ट है इंडिया से, बहुत अरेबिका कॉफी सबसे अच्छी इंडिया में ही होती है, तो इंडिया से ही होता है हर जगह पर, तो वो हम ही से खरीदते हैं और अच्छी पैकिंग में हम ही को बेच देते हैं। हमें पता नहीं होता तो हम खरीदते रहते हैं उसको। और आपको एक और बात बताता हूं, आप कोई भी ब्रांड पी लो, आप नेस्कैफे पी लो, ब्रू पी लो, कोई भी कॉफी पी लो, आपको पता है इंडिया का 80% कॉफी कहां से आती है? टाटा ओन करते हैं। सो जो कॉफी फील्ड है ना कर्नाटका की, मेजॉरिटी ऑफ द कॉफी फील्ड इज ओन्ड बाय टाटास। मेजॉरिटी ऑफ द कॉफी फील्ड इज ओन्ड बाय टाटास। टाटास ओन करते हैं पूरे फील्ड को। फिर उसके बाद वो कॉफी क्या करते हैं, थोड़ा नेस्कैफे को बेच दिया, वही बीज होता है, वही जो कॉफी होती है, वही थोड़ा नेस्कैफे को बेच दिया, थोड़ा ब्रू को बेच दिया। आप सोच रहे हैं आज नेस्कैफे नहीं, आज ब्रू पीऊंगा, अरे सेम ही कॉफी है भाई, दोनों के अंदर टाटा के प्लांट से निकली है। चलिए, अच्छा, तो सबसे अच्छी कॉफी कौन सी होती है? अरेबिका होती है। तो हमसे सिर्फ ये पूछेगा, बताओ कौन से नंबर का एक्सपोर्टर बन गया? तो भारत 7वें नंबर का कॉफी एक्सपोर्टर बन गया। ये इंपॉर्टेंट डेटा होता है। फिर बात करते हैं, ये देखिएगा, हमने काफी बड़ा एक्सपोर्ट हो गया। आपसे नंबर नहीं पूछेगा, हम लगभग दुगना एक्सपोर्ट हमने कर लिया 3-4 साल में। आओ फिर देखिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटिटी लॉकर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार देखो जैसे मेंस का पेपर आया ना, गवर्नमेंट की अब कोई भी चीज लॉन्च हुई है ना, छोटा सा छोटा पोर्टल भी लॉन्च हुआ है ना, आपको एक एक पोर्टल को देखना होगा। आज की बात करूं तो डोनाल्ड ट्रंप के बाद ना ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। इनफैक्ट एग्जाम के लिए बात करूं ना तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि सर इस समय जो पेपर आ रहे हैं ना, उनमें एग्जाम गवर्नमेंट के पोर्टल, गवर्नमेंट की स्कीम बहुत माइन्यूट लेवल पे पूछ रहा है। तो सुनिएगा, इसकी एक एक चीज याद करिए। एंटिटी लॉकर, पहले मैं समझाता हूं ये होता क्या है। जैसे आपके पास एक डिजी लॉकर है, राइट? डिजी लॉकर में आपने ये देखा होगा कि आप अपने आप अपना आधार कार्ड आपको अपलोड नहीं करना होता, आप अपना आधार नंबर डालिए, वो फेच हो जाता है, गवर्नमेंट के जो डेटाबेस होता है उससे फेच हो जाता है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालिए, ड्राइविंग लाइसेंस फेच हो जाएगा, आपकी मार्कशीट फेच हो जाएंगी, जैसे आप रोल नंबर और अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। तो होता क्या है, उसी प्रकार से
आपको कुछ अपलोड नहीं करना पड़ता, आपके पास एक डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर आपका फिक्स है ना, सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं उसमें। उसी प्रकार से अब इन्होंने कॉर्पोरेट्स के लिए किया है। देखिए जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि मतलब आप जैसे इंसानों का बर्थ सर्टिफिकेट होता है ना, वैसे ही कंपनी भी पैदा होती है। तो जब कंपनी पैदा होती है ना, तो जैसे इंसान के में बर्थ सर्टिफिकेट बोलते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करी जाती है तो कंपनी का जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसके बाद एक होता है कि जैसे कोई कंपनी बनती है तो 2 4 5 लोग 10 लोग मिल के कंपनी बनाते हैं ना, जो उस कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, कंपनी जो है वो जीएसटी होता है ना उसके पास, तो जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं किसी भी कंपनी के लिए। साथ में फिर उसकी साल की बैलेंस शीट होती है हर साल की। तो अब एंटिटी लॉकर में क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप एंटिटी लॉकर में ही डायरेक्टली रख सकते हैं, और रखने का मतलब आपको अपलोड नहीं करने पड़ेंगे, वो डायरेक्टली फेच कर लेगा। तो ये स्टार्टअप्स और कंपनीज के लिए ये बनाया गया है। अच्छी चीज है, इससे ना वेरिफिकेशन बहुत फास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुत जरूरत पड़ती है, हर जगह पर जरूरत पड़ती है इसकी। तो किसने लॉन्च करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है ये। और कितना है देखो, अब ना डेटा आपको गवर्नमेंट स्कीम, गवर्नमेंट योजना या गवर्नमेंट कोई भी पोर्टल है, आपको एक एक चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत डीप में पूछ रहा है इस समय गवर्नमेंट की जितनी भी चीजें। तो 10 जीबी तक का डेटा जो है यहां पर रखा जा सकता है। ठीक, आइए आगे। डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन की जो टेस्टिंग है, इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। तो डीआरडीओ ने क्या करा, सक्सेसफुली टेस्ट करा स्क्रैमजेट इंजन को। अब साहब स्क्रैमजेट क्या होता है, देखिए होता ये, इसरो भी इसको टेस्ट कर चुका है 2016 में इसरो ने सक्सेसफुली इसको टेस्ट किया है। और आज तक सबसे तगड़ा स्क्रैमजेट इंजन रहा है नासा का। सर स्क्रैमजेट होता क्या है, पहले ये तो बताइए, सुनिए फिर। देखिए स्क्रैमजेट का मतलब होता है, जैसे एक नॉर्मल इंजन होता है, आपको पता है कि उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन टैंक्स होते हैं। ऑक्सीजन का कंबशन कराया जाता है, जिस कारण से बहुत तेज धुआं और आग पैदा होती है जो नीचे निकलती है, जिस कारण से कोई भी रॉकेट आगे पुश होता है। आप ये बात जानते हैं। तो आमतौर पर किसी भी रॉकेट को क्या करना होता है, आमतौर पर किसी भी रॉकेट को, जैसे देखिए ये रॉकेट का डिजाइन है, तो ये प्रोपल्शन स्टेज 1, प्रोपल्शन स्टेज 2, प्रोपल्शन स्टेज 3, और आगे क्या हो गया, आगे सैटेलाइट हो गई या जो भी पेलोड हो गया। तो यहां पर इन सब में क्या करना होता है, इसमें फ्यूल भरा होता है फ्यूल टैंक 1, फ्यूल टैंक 2, ऐसे करके फ्यूल भरा होता है। फ्यूल के नाम पे भरी होती है ऑक्सीजन। अब इस कारण से क्या होता है, ये जो रॉकेट को जब इसको लेके चलना होता है ना, तो ये काफी भारी हो जाता है। अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो, हमें इसमें ऑक्सीजन ही तो रखना होता है और कुछ नहीं रखना होता, ऑक्सीजन रखना होता खाली बस। अगर एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि हम यार ऑक्सीजन तो एयर में भी है, अगर हम एयर से ही ऑक्सीजन को ले लें तो बस, तो उससे होगा क्या, हमको ये टैंक्स अपने साथ में ले जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो रॉकेट होगा वो बहुत हल्का हो जाएगा। अगर हल्का हो जाएगा तो वो और बढ़िया तरीके से काम कर सकता है, वो और तेज रफ्तार ले सकता है, राइट। बस यही होता है। तो स्क्रैमजेट इंजन एक ऐसी तकनीक है जिसके थ्रू आप करते क्या हो, आप एयर को ही इतनी तेजी से सक करते हो, उसे कंप्रेस करते हो, तो उसकी ऑक्सीजन जो होगी वो भी, उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा ऑक्सीजन का, राइट, वो परसेंटेज वॉल्यूम बढ़ जाएगा उसका, और फिर उसको एक स्पार्क लगा के कंबस्ट कर देते हो, जिस कारण से क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे आप अपनी मिसाइल को आगे पुश करते हो। इसी को बोला जाता है स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, यही कहलाता है स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी। तो इससे होता क्या है, कोई भी सैटेलाइट हो, सैटेलाइट कह रहा हूं, कोई भी रॉकेट हो या कोई भी मिसाइल हो, ये हाइपरसोनिक रफ्तार पर पहुंचाई जा सकती है, मतलब साउंड की रफ्तार से भी तेज। और हमने इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है। अब हम भारत अपनी खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो है ये स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी पे बनाएगा, जिससे 5 माक 6 माक, मतलब माक का मतलब होता है साउंड की रफ्तार से कितने गुना तेज, तो हम साउंड से 5 गुना 6 गुना तेज अब हम ट्रैवल करेंगे। बात समझ आई आपको, ये है डीआरडीओ की टेक्निक जो डीआरडीओ ने अभी अभी किया है। चलिए, तो क्या किया, स्क्रैमजेट कंबस्टर किसने टेस्ट कर लिया, डीआरडीओ ने। इसमें से खाली इतना ही पूछेगा, बताओ अभी हाल ही में किस एजेंसी ने स्क्रैमजेट इंजन को टेस्ट किया है। इंडियन आर्मी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रही है टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड। भाई साहब ये देखिए आप, इन्होंने बाइक पे चलते हुए 1 2 3 4 5 6 7 बाइक पे चलते हुए इन्होंने ये पूरा ह्यूमन पिरामिड बनाने का रिकॉर्ड बना दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। और वो भी कितना ऊंचा,
20 फीट ऊंचा। आपको बता दूं, एक जो मंजिल होती है ना, एक फ्लोर 12 फीट का होता है करीब, मोटा मोटा 2 फ्लोर के बराबर इन्होंने पिरामिड बना दिया, ह्यूमन पिरामिड, वो भी बाइक पे चलते चलते। और उसके 40 सोल्जर्स ने ये बनाया है, और इसके बाद भी 2 किलोमीटर तक इन्होंने ये बाइक चलाई है, कर्तव्य पथ से लेकर के कर्तव्य पथ जो है यहां से लेकर के इंडिया गेट तक की 2 किलोमीटर इन्होंने ये बाइक चलाई है। तो किसने करा है? ये एक पर्टिकुलर विंग है इंडियन आर्मी का, इनको बोलते हैं इंडियन आर्मी, इनको डेयर डेविल्स टीम बोलते हैं। ये जो डेयर डेविल टीम पता है, ये अभी की नहीं है, इसको बनाया गया था 1936 में, 1936 में ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही इसको बनाया गया था। ये हमें डेयर डेविल्स का मतलब होता है ये आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो इतनी ज्यादा इस लेवल पे बेखौफ है और इस लेवल की ताकत रखती है, इस लेवल की चीजें करके दिखा सकती है, तो इनके अंदर साहस कितना होगा। तो ये एक दिखावे के तौर पर बनाई गई थी डेयर डेविल्स टीम, तो इनको डेयर डेविल्स टीम बोलते हैं। 1936 में ये बनाई गई थी, तब से ये, अच्छा ऐसा नहीं कि तब से जिंदा है, मतलब तब से इसमें लोग इसमें रिक्रूट होते रहते हैं। तो आर्मी के डेयर डेविल्स टीम ने टॉलेस्ट ह्यूमन पिरामिड बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। फिर देखिए अंडमान वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये क्या है? तो है क्या, निकोबार में एक निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान निकोबार में निकोबार आइलैंड जो है, उसको वहां का जो कोकोनट होता है उसके कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिल गया है। एक अच्छा जीआई टैग है, इंपॉर्टेंट जीआई टैग है, इस एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। फिर देखिएगा त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनका फाउंडेशन डे 2025। देखिए हुआ क्या था, पहले ये राज्य भारत का पार्ट नहीं थे, आपको इनकी कहानी बताते हैं। इनकी तीनों ही कहानी अलग अलग है। देखो त्रिपुरा जो है 1947 में ना, ये त्रिपुरा भारत का पार्ट कभी से एक्चुअल में था नहीं, 1947 वगैरह कभी नहीं था ये। यहां पर एक इंडिपेंडेंट डायनेस्टी हुआ करती थी जिसको ब्रिटिशर्स भी रूल नहीं करते थे। और जब भारत आजाद हुआ तो त्रिपुरा से भी बोला गया कि भाई आप भी हमसे मिल जाइए या पाकिस्तान से मिल जाइए। हालांकि त्रिपुरा किसी के अंडर में ना, अंग्रेजों के अंडर में भी नहीं आता था, एक इंडिपेंडेंट राजा थे उसके, और इंडिया का पार्ट नहीं था। हालांकि वो राजा साहब जो है वो बहुत ज्यादा इंडिया से जुड़ना चाहते थे, फिर उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनकी जो क्वीन थी, उनकी जो विडो थी, उन्होंने बोला कि क्योंकि हमारे राजा साहब भारत से जुड़ना चाहते थे तो हम आज ये अकॉर्ड साइन करते हैं और हम भारत का हिस्सा बन जाते हैं। तो 1949 में क्या हुआ, 1949 में क्या हुआ, त्रिपुरा जो है ये भारत का पार्ट बन गया। स्पेसिफिकली बताऊं तो 15 अगस्त या 15 अक्टूबर को त्रिपुरा भारत का पार्ट बन गया, ठीक है, 15 अक्टूबर 1949, और ये बनी एक यूनियन टेरिटरी। इसी के साथ में क्या हुआ, अब मणिपुर और मेघालय, अच्छा इनको भी क्या करा गया, इनको भी यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे ये। तो असम का पार्ट हुआ करता था मेघालय, और इसके बाद मणिपुर जो था ये यूनियन टेरिटरी। तो मेघालय तो यूनियन टेरिटरी नहीं था, ये तो खाली असम का पार्ट था, और मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे। अच्छा मेघालय की खासियत ये थी, मेघालय कुछ नहीं, मेघालय ना यूनियन टेरिटरी था, ये बस खाली असम का एक पार्ट था। मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतिया हिल्स होती हैं, उसके नीचे गारो खासी ट्राइब होते हैं, गारो खासी जयंतिया ट्राइब होते हैं। एंड नॉट जस्ट दीज, मेघालय में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं। उनका कहना था कि भाई असम का कल्चर अलग है, हमारा कल्चर अलग है। वो डिमांड करने लगे हमें अलग राज्य दो, अलग राज्य दो। ये डिमांड धीमे धीमे बढ़ने लगी। उस समय भारत सरकार चाहती थी कि नॉर्थ ईस्ट के लोग ज्यादा से ज्यादा अपना फील करें इंडिया को। तो इंडियन सरकार ने क्या किया, 1972 में उन्होंने 2 काम करे। एक तो त्रिपुरा और आपका मणिपुर, ये अभी तक यूनियन टेरिटरी हुआ करते थे, इनको स्टेटहुड दे दिया 21 जनवरी 1972 में। और एट द सेम टाइम मेघालय भी बहुत टाइम से डिमांड कर रहा था स्टेटहुड की, तो मेघालय को भी 21 जनवरी 1972 में स्टेट बना दिया गया। तो यहां से क्या हुआ, इसीलिए ये तीनों के तीनों जो हैं ये 21 जनवरी को ये अपना स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। बोलो बात समझ आ गई आपको बढ़िया से, कोई डाउट तो नहीं ना? अच्छा ऐसे तो यार ये एक सेशन है जो मैं अभी रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन एक आदत है ना कि जब बोलता हूं तो लगता है कि, जब बोल रहा होता हूं तो लगता है कि आप लोगों से तुरंत पूछ लूं, कुछ समझाया फिर पूछ लूं तुरंत कि अच्छा बोलो बात समझ आ गई। और रिकॉर्डिंग है, अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं इसको, लेकिन मैं लैपटॉप की तरफ देख रहा हूं, कमेंट आया होगा। आदत है, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते आदत हो जाती है ये। चलिए अच्छा, खैर आपको समझ आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। और मुझे लगता है आपको लगता भी नहीं होगा कि ये रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको लगता होगा ये लाइव ही चल रहा है। लिटरली मेरे भी दिमाग ही में नहीं रहता कि ये रिकॉर्डिंग चल रही है। फिर देखिए, अच्छा अभी भी देखिए हम बातें कर रहे हैं आपसे, जबकि हमें पता है कि आप इसको सुबह देखेंगे इस लेक्चर को। चलिए जनवरी 21 हो गया, आओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, 1972 में ये एक्ट, 1971 में एक्ट आया और 72 में इनको स्टेटहुड मिला। एग्जाम में आजकल बहुत ज्यादा नौटंकी हो गई है, पूछता है एक्ट बताओ, लर्नर कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं। ध्यान रखना, नॉर्थ ईस्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 में था,
उससे आजादी इनको 1972 में, मतलब स्टेटहुड 1972 में मिला है। फिर देखिएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे, इनको पराक्रम दिवस, ये दिवस हमने 2021 से सेलिब्रेट करना शुरू किया है। इनका जन्म होता है 23 तारीख को, 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897 में इनका जन्म हुआ था। उड़ीसा में कटक में इनका जन्म हुआ था। तो और इन्होंने, आप जानते ही हैं इनके बारे में, इन्होंने हमारा फ्रीडम स्ट्रगल में इन्होंने बहुत, इनका अपना अलग तरीका था फ्रीडम स्ट्रगल में। ये थोड़ा एक्शन के ऊपर ज्यादा बिलीव करते थे, गांधी जी के संग इनका कभी बनी नहीं बहुत ज्यादा। तो इनका जो जन्म एनिवर्सरी है, बर्थ एनिवर्सरी है, इसको हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके बात करें, इनकी थीम, इस बार थीम तो नहीं पूछेगा आपसे। 23 जनवरी को क्या होता है? पराक्रम दिवस होता है ये। और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस साहब जो है ये पैदा कब हुए थे? 23 जनवरी 1897 को हुए थे। और मोदी जी ने इसकी शुरुआत कब से करवाई है? 2021 से शुरुआत कराई है, उसके पहले ये नहीं होता था ये पराक्रम दिवस, ठीक। आइए चलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आओ अब देखते हैं, सवालात देखते हैं। तो सवालात देखेंगे, चलिए भाई। हाँ, हाल ही में 47वें प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया? तो हाल ही में 47वें प्रेसिडेंट के रूप में ये डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप में ना 14 सीजन, अगर आपने सूट्स देखा है आपने, हार्वी स्पेक्टर है उसमें, इस वेब सीरीज है एक, कोई भी हॉलीवुड की वेब सीरीज देखी है, कोई भी वेब सीरीज देखी हो, डोनाल्ड ट्रंप वेब सीरीज में काम किया करते थे। 14 सीजन उन्होंने काम किया है। उसके बाद इन्होंने WWE में भी, इन्होंने एक फ्रेंचाइज होल्डर थे ये WWE में। उसके बाद भी इन्होंने, मतलब एक मॉडलिंग एजेंसी जो आपका मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, जो मिस यूनिवर्स होता है, तो मिस यूनिवर्स भी इन्होंने खरीदा हुआ था। मतलब वो एक कंपनी है जो मिस यूनिवर्स कराती है, वो भी ये कराते थे। उसके बाद फिर मतलब इनके बहुत, ये आज तक के सबसे अमीर यूएस प्रेसिडेंट हैं, सबसे अमीर। इंडिया में भी आ रहे हैं, इनका रियल एस्टेट में भी है इनका काफी। तो ट्रंप टावर्स है इनके, ट्रंप टावर्स इंडिया में भी आ रहे हैं। फिर देखिएगा 50th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका किसको चुना गया है? माइक पेंस, हमला हैरिस, क्या कर रहा हूं मैं, नाम इनका पढ़ रहा हूं, हमला कैरिस नाम है। हाँ, तो प्रश्न ये आया है कि ये बताइए वाइस प्रेसिडेंट कौन? प्रेसिडेंट देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट भी यूएस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट कौन आ जाएंगे? ये आ जाएंगे जेडी वैंस। ये होगा जेडी वैंस वाइस प्रेसिडेंट है। फिर बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट 23 जनवरी का पराक्रम दिवस। कौन से हाल ही में लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री कौन सा आ गया है? ये 7th हो गया है, लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज 7th नंबर पे, हम भारत आ गए हैं 7th पे। किसने कॉफी प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, आपको कभी भी, अभी नहीं, कभी कभी होना, आपको कुछ नहीं सोचना है, ये हमेशा से ही इसका आंसर सिर्फ एक ही रहेगा, ठीक है जी। चलिए, आंसर इज कर्नाटका, हमेशा ही कर्नाटका होगा। 55% के आसपास नहीं, 65% के आसपास कर्नाटका करता है अकेला। हाल ही में आर्मी ने कितना बड़ा पिरामिड बनाया? 20 फीट का ह्यूमन पिरामिड बना दिया भाई। फिर त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय कब बनाते हैं अपना फॉर्मेशन डे? अपना फॉर्मेशन 21 जनवरी को बनाते हैं। पूरी स्टोरी याद आ गई आपके दिमाग में इसकी, ठीक है। किसको मिला है जीआई टैग? भाई अभी वर्जिन कोकोनट ऑयल ऑफ अंडमान, इसको मिला है। फिर डीआरडीओ ने क्या जेट टेस्ट किया है अभी? इसको इन्होंने स्क्रैमजेट इंजन, कहां गया? हाइपरसोनिक प्रोपल्शन, ये साउंड, स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज जाने के लिए, ठीक है जी गाइस। चलो, दैट रैप्स अप ऑफ द कहानी। मजा आया, बहुत मजा आया। आज थोड़ी लंबी कहानियां थी, ठीक है, थोड़ी लंबी कहानियां थी, थोड़ा सा समय आपका थोड़ा सा ज्यादा लगा है आज, 5-6 मिनट, ठीक। चलते हैं, टाटा करते हैं। और बच्चों जी, आप लोगों में से ना मैं फिर से कहूंगा कि यार, अगर आप में से किसी के पास महापैक नहीं है तो महापैक में जरूर रहिएगा। बहुत मजा आ रही है आजकल, लिटरली बताएं आपको, जैसे जैसे एग्जाम, अब धीमे धीमे सीजन आना शुरू हो रहा है ना एग्जाम का, इतना मजा आ रहा है ना पढ़ने में, ये वो लोग जानते हैं जो डेली पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आती है। तो अभी ही हाल ही में मैंने इकोनॉमिक्स शुरुआत करी है, अभी 2 सेशन हुए हैं खाली उसके, तो अभी बहुत सारा बाकी है। तो आप अभी शुरुआत में आएंगे तो बेहतर रहेगा। तो और महापैक इज ऑलवेज द बेस्ट चॉइस, तो आप महापैक ले सकते हैं। एंड दिस इज द कोड LAB लैब, जो आपको ये 6000 की जगह ये 3599 पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है जी। और रेलवे वालों, ये आपके लिए फ्री बैच है जो हम लैब लेकर के आया है, ये फ्री बैच है आपके लिए। बेहतरीन पढ़ो यार, ग्रुप डी वालों बेहतरीन पढ़ो, अपने घर पे चिराग जलाओ बेहतरीन अपनी नौकरी के साथ में। ये फ्री बैच है, इसमें हम भी पढ़ा रहे हैं आपका, सब यूट्यूब पे ही है ये, ठीक है। चलो, और ये जीएस वाली किताबों की किट और ये करंट अफेयर्स की किट। अब मिलते हैं चलो 10 बजे, ठीक। बाय बाय, ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा, टेक केयर। मस्त लगा, मजा आया? नीचे कमेंट सेक्शन करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।